हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल S3 कोचिंग क्लासेस पर। आज हम यूपी जीआईसी मेंस हिंदी के ऐसे राइटिंग के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे राइटिंग का जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है विज्ञान, प्रदूषण और प्रौद्योगिकी, उसके लाभ तथा हानि। इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रस्तावना, फिर साइंस और टेक्नोलॉजी के लाभ, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी और राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या लाभ हुआ है, स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या इससे क्रांति आई है। हानि में हम क्या बात करेंगे? हानि में हम बात करेंगे प्रदूषण, जैसे वायु, जल और मृदा प्रदूषण के बारे में। वहीं ई कचरा वेस्ट की जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्पेस में कचरा संबंधी समस्या, और अंत में हम डिस्कस करेंगे इसके निष्कर्ष के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस ऐसे की प्रस्तावना हम क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट लाइन के साथ जो इस पर सटीक फिट बैठती है। वो क्या है? प्रौद्योगिकी एक उपयोगी सेवक है किंतु एक भयानक स्वामी भी है। किसने कहा था ये? रॉबर्ट लॉन्सिंग ने कहा था। यानी प्रौद्योगिकी का क्या है, जहां लाभ है वहीं एक उसकी हानि भी है। और क्या लिख सकते हैं प्रस्तावना में? हम लिख सकते हैं मानव सभ्यता के विकास का इतिहास वस्तुतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सतत विकास की यात्रा है। जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है उस तरह से मानव सभ्यता का भी अच्छा खासा विकास हुआ है। जैसे पाषाण युग में जिस तरह का जीवन था और आज का जो करंट सिनेरियो है उसमें जीवन में बहुत बहुत बड़ा मेजर चेंज हम देखने को मिलता है, क्योंकि पाषाण युग से लेकर आज डिजिटल एवं अंतरिक्ष युग तक मनुष्य ने ज्ञान और तकनीकी कौशल के बल पर प्रकृति की सीमाओं को क्या किया है? चुनौती दी गई है। पहले ज़माने में आज की जो चीज़ें हैं, जो प्रेजेंट में चल रहा है, वो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की चीज़ें हो भी सकती हैं। तो उन सीमाओं को क्या दी गई है? चुनौतियाँ दी हैं। 19वीं और 20वीं सदी की औद्योगिक क्रांति से शुरू हुआ यह सफ़र आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष अन्वेषण के अभूतपूर्व दौर में पहुंच चुका है। तो ये तो बात हुई इसके लाभ की। अब प्रस्तावना में हम इसकी हानि के बारे में क्या लिख सकते हैं? हालांकि इस तकनीकी विकास का दूसरा पहलू अत्यंत चिंताजनक है। प्रकृति के अंधाधुंध दोहन, अनियंत्रित औद्योगिक गतिविधियों ने पर्यावरणीय प्रदूषण के एक गंभीर वैश्विक संकट को जन्म दिया है। भाई जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ है उसका लाभ है, तो दूसरी तरफ उसकी क्या है? हानि। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी जहां एक और मानव कल्याण और समृद्धि के मुख्य आधार हैं, वहीं दूसरी ओर यदि इनका उपयोग विवेकहीनता से किया जाए तो संपूर्ण जीव जगत के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकते हैं। यानी जो तकनीक है, या हम साइंस की बात करें, तो उसको जितना आप विवेकतापूर्ण उसका इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही लाभ देगा, और विवेकहीनता के साथ अगर उसका इस्तेमाल होता है तो वो हानि ही देगा, लाभ तो बिल्कुल नहीं दे सकता। क्लियर? वही हम आगे क्या लिख सकते हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभ, प्रगति और आत्मनिर्भरता में हम क्या लिख सकते हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मानव समाज को भौतिक सुख सुविधाओं से लेकर सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का वरदान दिया है। इसके मुख्य लाभ क्या क्या हैं? सबसे पहला है स्पेस टेक्नोलॉजी और राष्ट्र निर्माण। क्या हुआ है? भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपनी तकनीकी श्रेष्ठता सिद्ध की है। कैसे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान में नए आयाम स्थापित किए, बल्कि इसका सीधा लाभ आम जनमानस तक पहुंचाया। देखिए अब हम चंद्रमा तक पहुंच गए, उसके दक्षिण बिंदु तक
जहाँ चाइना, अमेरिका, रूस जैसी हमसे ज़्यादा विकसित टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन इसरो ने वो काम करके दिखाया कि हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचे। वहीं सूर्य तक पहुँचने के लिए नया जो लॉन्च हुआ है उसका क्या नाम है, आदित्य L1। तो ये सब किसने किया है, इस भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की श्रेष्ठता को दर्शाता है। वहीं बात करें आपदा प्रबंधन व मौसम पूर्वानुमान, इसके लिए हमने इनसैट और ईओस श्रृंखला के उपग्रह जो क्या बताते हैं, चक्रवात, बाढ़, वर्षा का सटीक पूर्वानुमान लगाते हैं, जिससे क्या है, लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। वहीं दूसरा क्या है, संचार व नौवहन, भारत की अपनी स्वदेशी नौवहन प्रणाली नाविक तथा संचार उपग्रहों ने दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन, ई शिक्षा या डिजिटल कनेक्टिविटी को क्या किया है, आसान किया है। वहीं अगला पॉइंट क्या हो सकता है, वैज्ञानिक कीर्तिमान। अभी हमने इसको डिस्कस किया था, चंद्रयान 3 जो कहाँ पहुंचा था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, उसकी ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और वहीं आदित्य L1 मिशन ने वैश्विक स्तर पर भारत के मस्तक को क्या किया है, ऊंचा किया है। वहीं दूसरा पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक क्रांति। चिकित्सा विज्ञान, अत्याधुनिक जीवन रक्षा उपकरणों, टीकों और जीनोम मैपिंग ने मानव जीवन प्रत्याशा में अप्रत्याशित सुधार किया है। अब जो जीवन प्रत्याशा है वो लगभग क्या हो गई है, 70 के अराउंड हो गई है, जो पहले क्या होती थी 62-63 के आसपास हुआ करती थी। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रोन्नति या उपलब्धियों की वजह से हुआ है। कृषि में आत्मनिर्भरता, हरित क्रांति से लेकर बायोटेक्नोलॉजी और ड्रिप इरिगेशन तक तकनीक ने भारत को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान की है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इसके लिए क्या हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई सुविधाओं का यूज़ हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न हो रहे हैं। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था व जीवन शैली। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी ने वैश्विक व्यापार को द्रुतगामी बनाकर जीवन को सुगम और आरामदायक बनाया है। द्रुतगामी का क्या मतलब है, घोड़े के समान दौड़ने वाली चीज है ना। तो अर्थव्यवस्था और जीवन शैली इन ऑटोमेशन, रोबोटिक्स या आईटी की वजह से क्या हुआ है, बहुत तेजी से दौड़ रही है और हमारे जीवन को और ज़्यादा आरामदायक बनाने में सहायक है। क्लियर। वहीं बात करें इससे हानि की, तो जहां प्रौद्योगिकी ने विकास की नई राहें खोली, वहीं इसके अविवेकी दोहन ने पर्यावरण के विभिन्न घटकों को विषैला बना दिया है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदूषण की, जैसे वायु, जल या मृदा। वायु प्रदूषण, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल के अत्यधिक दहन और औद्योगिक उत्सर्जन से वायुमंडल में सूक्ष्म कणों जैसे PM5 या PM2.5 तथा PM10 तथा विषैली गैसों की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। देखिए ये जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या PM10 की हम बात करें तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये क्या करते हैं, सीधे सीधे श्वास नली के थ्रू जा रहे हैं और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में आप देखें तो तमाम ऐसे केसेस मिल रहे हैं जिनके श्वास संबंधी बीमारियां हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं, वो इस पार्टिकुलर मैटर की वजह से ही हो रही है। वहीं बात करें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार भारत के कई प्रमुख शहर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से काफ़ी पीछे हैं। देख ही रहे हैं आप, दिल्ली में तो जो AQI था कहाँ पहुँच गया था, 1000 तक छू गया था। इसी तरह से तमाम यूपी के शहर जहाँ AQI लगभग 500 के अराउंड है। तो ये सब क्या है, जो वायु गुणवत्ता मानक हैं उनमें क्या है, हम काफ़ी पीछे हैं। वहीं बात करें जल और मृदा प्रदूषण की, तो कारखानों के उपचारित रहित अपशिष्टों ने नदियों व जल निकायों को दूषित कर दिया है। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की प्राकृतिक जैव विविधता क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। नेक्स्ट ई कचरा वेस्ट, जिसका संकट सबसे ज़्यादा है इस समय। तकनीकी उपकरणों के तीव्र अप्रचलन और उपभोक्तावादी संस्कृति ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे की
बाढ़ ला दी है। जहां सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 21-22 में लगभग 16 लाख टन ई कचरा उत्पन्न हुआ था। इसकी भारी मात्रा में सीसा, पारा, कैडमियम जैसी क्या है, विषैली धातुएं होती हैं, जो कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए क्या है, घातक हैं। तो ई कचरा वेस्ट भी एक बड़ी समस्या इस समय बना हुआ है। वहीं अंतरिक्ष का कचरा, ये भी एक नई समस्या बनकर सामने आया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास का प्रतीक है, वहीं उपग्रहों की बढ़ती संख्या, रॉकेटों के बचे हुए अवशेष अंतरिक्ष प्रदूषण की नई चुनौती बनकर सामने आया है। अभी एलन मस्क का एक जो उपग्रह है वो क्या किया है, चंद्रमा से टकराया, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो ये क्या है, ई कचरा वेस्ट या अंतरिक्ष कचरा वेस्ट, ये भी एक नई समस्या बनकर हमारे सामने आई है। वहीं अगर हम बात करें इसरो की रिपोर्ट, इसरो के सुरक्षित एवं सतत अंतरिक्ष संचालन प्रबंधन प्रणाली द्वारा जारी इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक स्तर पर 250 से अधिक प्रक्षेपणों और ऑन ऑर्बिट विखंडन की घटनाओं के कारण अंतरिक्ष कचरे की आबादी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। निष्पादित उपग्रह रॉकेटों के टुकड़े पृथ्वी की निम्न कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, जिससे सक्रिय ग्रहों के टकराने का जोखिम बढ़ गया। देखिए, इस तरह से आप आज के डेटा के साथ इन समस्याओं को जोड़कर अपने एग्जाम में लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप इस ऐसे में गेन कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतनी अच्छी रैंक आएगी। क्लियर? बात करें लास्ट में निष्कर्ष की, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपने आप में ना तो पूर्णतः वरदान है और ना ही अभिशाप। वे मानव मन के विचार और क्रियान्वयन के दर्पण मात्र हैं। यदि तकनीक का प्रयोग केवल अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए किया जाएगा तो प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन हमारी भावी पीढ़ियों के अस्तित्व को संकट में डाल देंगे। कोई भी चीज़, टेक्नोलॉजी की बात करें या नए इन्वेंशन की बात करें, तो अगर उसे विवेकतापूर्ण उसे इस्तेमाल किया जाएगा तो वो लाभ हमें देगा या हमारे आने वाली पीढ़ी को लाभ देगा। वहीं अगर उसे हम शॉर्ट टर्म के लिए या विवेकहीनता के साथ अगर हम उपयोग करेंगे तो वो क्या होगा, हमें संकट में ही डालेगा, उससे लाभ हमें कम ही मिल पाएगा। भारत को यदि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मार्ग को चुनना होगा। हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जो पर्यावरण अनुकूल यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। ग्रीन टेक्नोलॉजी या एक बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये सतत विकास का मतलब क्या है? सतत विकास का मतलब है आज की ज़रूरतों को पूरा करना बिना आने वाले कल को नुकसान पहुंचाए हुए। तो इस तरह की टेक्निक्स को हम यूज़ करके 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बात करें भारतीय संस्कृति के प्राचीन संदेश प्रकृति रक्षति रक्षता, यानी प्रकृति उसकी रक्षा करती है जो उसकी रक्षा करता है, को ध्यान में रखते हुए हमें विज्ञान और पर्यावरण के मध्य एक ऐसा विवेकपूर्ण संतुलन बनाना होगा जिससे विकास की गति भी न रुके और हमारी पृथ्वी भी हरी भरी और सुरक्षित बनी रहे। तो ये है पूरा ऐसे जिसमें हम नए डेटा के साथ इसको इजीली अपने मेंस आंसर में लिख सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।